एवरीवन, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे एनएसईपी 2024 पेपर डिस्कशन की। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसलिए आपके लिए बेस्ट 5 क्वेश्चंस अभी ढूंढे हैं। इन बेस्ट 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले आप इन 5 क्वेश्चंस को देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसे आपको सॉल्यूशंस लग रहे हैं। थोड़ा और डिटेल्ड चाहिए या थोड़ा और शॉर्ट में चाहिए तो वो आप मुझे बताइएगा एक बार कमेंट में ज़रूर। इस वीडियो का फीडबैक से ही मैं आगे बढ़ूंगा कि नेक्स्ट मुझे वीडियो कैसी बनानी है, राइट और रॉन्ग। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे लगवा रहा है। मैं साथ में टॉपिक्स भी बताता रहूँगा, चैप्टर का नाम भी बताता रहूँगा कि किस जगह पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बोर मॉडल का। बोर मॉडल मतलब मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन दिया गया है आपको और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है। जो बच्चे बहुत ध्यान से डेरिवेशंस को सुनते हैं क्लास में, जिन्होंने बोर मॉडल की पूरी डेरिवेशंस को अच्छे से सुना होगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी कहने की बात यह है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनएसईपी रटने वालों के लिए नहीं बना है, राइट। एनएसईपी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कंसेप्चुअली देख के और समझ के पढ़ते हैं, राइट। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिकल देख के जी रहे हैं, ये ना प्रैक्टिकल की वीडियो कहीं से कॉपी कर ली, कहीं से बना दी, ये सब वीडियोस देख के जी रहे हैं भाई, वो एनएसईपी के बारे में सोचें भी ना, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला बोर मॉडल में, हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है ना, जैसे वो नई फोर्स बन गई, कोई एक नई फोर्स डेवलप हो गई, राइट। जिसको बोला गया E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² प्लस ये डेल वाला सिंबल है अपॉन r³। उसने बोला ये जो है ना, ये कांस्टेंट है, स्मॉल कांस्टेंट। और उसने बोला बोर की जो रेडियस है ना, इनिशियल रेडियस, वो भी उसकी उसकी वैल्यू पे गिवन है। आपको nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, ठीक है भाई। देखो nth ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले समझो एक बार इस बात को आप, कि बोर का पोस्टुलेट याद करो। बोर ने बोला था कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जो भी फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या कुछ भी बोलो, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल के इक्वल, राइट। वहीं से फर्स्ट फर्स्ट पोस्टुलेट आया था ना। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², मैं आर एन का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस डेल अपॉन आर एन का क्यूब इक्वल्स टू mv²/r, है ना। मैंने v को vn लिखा और r को rn लिखा, राइट। मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए किसी को भी, राइट। आगे बढ़े। अब मैं ना ध्यान से देखूं, मैं इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब लेकिन इसमें ना एक वेरिएबल और आ गया v, और इस v को जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब सेकंड पोस्टुलेट को याद करो। बोर के सेकंड पोस्टुलेट ने बोला कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई के इक्वल होता है, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mvn/rn इक्वल्स टू NH/2 पाई, है ना। तो यहाँ से अगर मैं vn की वैल्यू निकाल लूँ तो इट विल बी NH/2 पाई इंटू m इंटू आर एन। और यही vn की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो इट वुड बी वॉट, देखो ध्यान से, E²अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मुझे आर एन का स्क्वायर कॉमन आते हुए बाहर नजर आ रहा है, 1 प्लस डेल अपॉन आर एन मैंने अंदर लिख दिया, इक्वल्स टू m/rn को एज इट इज लिख दिया और vn का कर दिया स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, n²h²अपॉन 4 पाई² m² rn का स्क्वायर, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो आर एन के स्क्वायर से आर एन का स्क्वायर छम्मा छम्मा होते हुए नजर आ रहा है मुझे, देखना जरा, है ना। 4 से 4 भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है, पाई से एक पाई भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और तो मेरे हिसाब से कुछ कट नहीं रहा है ना। एक एम से ये वाला एम कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम लोग वैल्यू निकालो, राइट रॉन्ग। देखो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। मैंने बोला 1 प्लस डेल अपॉन आर एन को एज इट इज रखते हैं, इक्वल्स टू, देखो क्या क्या बच रहा है, n² बच रहा है, h² बच रहा है, अपॉन एक आर एन भी बच रहा है, राइट। साथ में एक पाई बच रहा है, एक m बच रहा है, और इधर से एक एप्सिलॉन नॉट भी बच रहा था, वो ऊपर चला गया।
इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे आर एन की वैल्यू चाहिए, राइट रॉन्ग? मैं आर एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं इस वन को इधर ले आता हूँ, राइट रॉन्ग, और इसको इधर ले आता हूँ, तो मुझे ना वन अपॉन आर एन कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचा? डेल माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम, और इक्वल्स टू आ गया -1। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो ये देखो कितना आएगा मुझे मिलेगा ये। मैं इसको बोलूँगा, ये आपको पता ही है एच स्क्वायर, देखो ये वाली वैल्यू देखो एक बार चेक करो, आई एम ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर भी तो था ना यार, ई स्क्वायर कहाँ गया? ई स्क्वायर भी था नीचे, राइट? ये वाला ई स्क्वायर भी नीचे आया था ना? हाँ। अब देखो अगर मैं इस वाली वैल्यू की बात करूँ, प्लीज लुक एट दिस वैल्यू, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? इसको मैं ए नॉट बोल सकता हूँ क्या? तो कैन आई राइट इट एज माइनस आर एन, मैं उसको आर एन को उधर ले गया, राइट? इक्वल्स टू डेल माइनस एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। वाह! तो अगर मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर मिल रहा है आर एन इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर माइनस डेल। ऐसा कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको किसी ऑप्शन में? ए नॉट एन स्क्वायर माइनस डेल, ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। कोई ज़्यादा 30 मार खान वाला काम नहीं किया, कुछ बहुत ही सिंपल सा काम था। क्या किया है हमने? पहले फर्स्ट पोस्टुलेट देखा बोर का, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसने मॉडिफाई कर दिया, तो मेरी गलती नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है हमारा? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। दो इक्वेशन लगाई, आंसर आ गया। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, रटने वालों का कोई काम नहीं है, भूल जाओ, रटने वाले भूल जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अगर आ गया तो कमेंट में बताना, ठीक है? नहीं बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने। ये मैग्नेटिज्म से है, कहाँ से है ये? मैग्नेटिज्म से, राइट? चलो, मैग्नेटिज्म से बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग रिंग्स। भाई एक रिंग देखी थी, दो रिंग देखी थी, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं देखी, राइट? उसने बोला यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग रिंग्स रखी है, रेडियस दे रखी है अलग अलग, आर नोट, आर वन, आर टू, आर थ्री एंड सो ऑन। लेकिन उन सबकी वैल्यूज भी दी थी उसने। उसने बोला पहली रेडियस आर है, फिर 2 आर है, फिर 2 का स्क्वायर आर है, फिर 2 का क्यूब आर है, मतलब एक तरीके से जीपी टाइप बन रही है रेडियस की, राइट? इन सबको ना कॉन्सेंट्रिकली रख दिया इसने, राइट? और सबके अंदर करंट आई चल रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे अगर करंट को, तो हर एक में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ऑल्टरनेटिवली करंट चेंज हो रहा है, राइट रॉन्ग? अब ध्यान से देखो तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द कॉमन सेंटर ऑफ द रिंग्स इज, कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, और वो आपको याद भी होगा। एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्या होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। ये होती है सेंटर पे रिंग, सेंटर के रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब मैं अगर अलग अलग लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, ऐसे करना करना पड़ेगा। बिकॉज सब सारी रिंग्स में जो कंसेक्यूटिव रिंग्स हैं उन सब में मैग्नेटिक फील्ड, सब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? क्योंकि करंट अपोजिट सेंस में है। मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इट वुड बी व्हाट, पहले की वजह से लिखते हैं, पहले की वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, फिर दूसरे की वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 आर, फिर आएगा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर आर, फिर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 का क्यूब आर, है ना? एंड सो ऑन चलता जाएगा, अब तक जोड़ूंगा, चलता ही रहेगा, तो राइट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक काम करता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 आर को कॉमन ले लेता हूँ भाई, ठीक है? बचा क्या? 1 - 1/2 बचा, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर बचा, फिर -1/2 का क्यूब बचा एंड सो ऑन, है ना? यानी जीपी लग रही है मुझे, राइट? इस जीपी में ध्यान से देखो, इन्फाइनाइट जीपी बन रही है, ये बात तो गारंटी है, और इन्फाइनाइट जीपी का सम शायद से सब बच्चों को याद भी होगा, A/1 - R। लेकिन इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस जीपी में ए क्या है हमारा। इस जीपी में ए हमारा है, दैट इज A इक्वल्स टू है 1। इक्वल्स टू कितना है? 1 है। A = 1 है, और R = -½ है, राइट और रॉन्ग?
तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दूँ तो ध्यान से देखो, अब आपको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। सम आएगा वन अपॉन वन माइनस माइनस हाफ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। बताओ जरा कितना आ रहा है, ये टू चला जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 3/2, तो ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, है ना। 1 + 1/2 3/2 होता है, और ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा। तो इस पूरे का सम मुझे मिल रहा है 2/3। कितना मिल रहा है भाई, इस पूरे का सम मुझे मिल रहा है 2/3। अगर मैं पुट कर दूंगा तो देखो आंसर आएगा बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2/3। 2 से 2 छम्मा छम्मा, आंसर आया म्यू नॉट आई बाई 3r। म्यू नॉट आई बाई 3r। मुझे लगता है इसमें सबको समझ में आना चाहिए, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना बात। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, थर्ड ऑप्शन सही है, म्यू नॉट आई बाई 3r इज द राइट आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, पढ़े, बोलो यार फटाफट। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, लेकिन मैं तो उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा। आंसर देख लेना एक बार, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल एटॉमिक मोनोएटॉमिक गैस, ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पक्का श्योर होता है हमेशा, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है हमारे पास, जो इनिशियली टेम्परेचर टी पे है, इज हीटेड इन सच अ वे दैट इट्स मोलर हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज C इक्वल्स टू 2r। ये ना मोलर हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है, C इक्वल्स टू 2r है, ऐसा बोला गया है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस गेट्स ट्रिपल्ड, वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। उसने ना एक बात बोल दी, कांस्टेंट प्रेशर है भाई। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा लॉ, गे लुसेक्स लॉ, मतलब प्रेशर लॉ, राइट। आपको याद है वो फॉर्मूला उसका, V1T1 इक्वल्स टू V2T2 होता है। पहले वॉल्यूम V थी, टेम्परेचर T था, बाद में वॉल्यूम 3V हो गई तो टेम्परेचर पूछा है। तो T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V से V खत्म, T/3। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि तुम्हें ये भी बता दूं कि एनएससीपी में बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, और टफ भी आते हैं, लेकिन बहुत आसान भी आते हैं, ठीक है इतनी बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बना लो। बने, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। A spring is compressed under the action of a constant force capital F। एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से स्प्रिंग को कंप्रेस करा गया। कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, कुछ ई वाला साइन उसने दिया है, राइट। मैं उसको ई मान लेता हूँ। सपोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सडनली रिवर्स्ड as well as its magnitude is doubled, the maximum extension of the spring beyond its natural length will now be। सिंपल सिंपल सी बात समझो आप पहले, कि ना एक स्प्रिंग था मान लो, ठीक है। ये ना इसकी नेचुरल लेंथ, आपने ना इसको अंदर दबा रखा है फिलहाल, कितना, इसको ई कंप्रेस कर रखा है आपने, ठीक है ना बात। अब आपने इसके ऊपर ना फोर्स लगानी स्टार्ट करी इधर की तरफ, 2F की फोर्स, क्या बात समझ में आ रही है। और आप इसको खींच के ले गए आगे तक, यहाँ तक ले आए मान लो खींच के इसको, ये एक्स आ गया, राइट। वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे बस, क्लियर है इतनी बात। मतलब नेचुरल लेंथ से कितना आगे तक आप इसको एक्सटेंड करोगे, ऐसा पूछा गया उसने। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे बताओ ये 2F वाली फोर्स क्या है, कुछ वर्क डन कर रही है ना। अच्छा मुझे बताओ, पहले भी स्प्रिंग रुका हुआ था, बाद में भी स्प्रिंग रुका हुआ है, स्प्रिंग के पास मास है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं कर पाएंगे हम किसकी बात कर पाएंगे, सिर्फ हमने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है कितना, 2F इंटू ई प्लस एक्स, है ना, इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फिलहाल स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, सोच के बताओ। फिलहाल स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी, एक्स खींचा हुआ है ना स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियली कितनी थी, हाफ के ई स्क्वायर। इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्रेस्ड है या एक्सटेंडेड है, आया ना। बहुत बढ़िया, दो को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 4F इंटू ई प्लस एक्स इक्वल्स टू, के कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, राइट। अब देखो ना, मैं भी इसमें एक गलती कर रहा था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तुम भी इस गलती को मत दोहराना। मैंने क्या करा, मैंने ना थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया अपना, मैंने क्वाड्रेटिक बना के रख दी थी इसकी। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है इसको, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 4F इंटू ई प्लस एक्स, और इसको क्या करो, के इंटू, इसको लिख लो A-B और A+B। A+B से A+B खत्म हो गया। बताइए जरा, तो हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, मतलब एक्स पूछा गया, राइट।
तो बताओ जरा कितना आ रहा है, 4f/k, और यहाँ से एक्चुअल में 1 मिनट रुको, गलती कर दी शायद हमने। ओ सॉरी, मतलब f इक्वल टू के ई के इक्वल है ना, f इक्वल टू कितना है, के ई, 4f/k आ गया इक्वल्स टू x माइनस ई। अब आप क्या करो, f को के ई के इक्वल रख दो, राइट, 4ke डिवाइडेड बाई के इक्वल्स टू x माइनस ई, के से के खत्म, ई इधर से एक और आ गया तो x की वैल्यू आ गई 5e, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग कितना दबा हुआ था, ई दबा हुआ था ना, तो f की वैल्यू किसके इक्वल थी, के ई के इक्वल थी, राइट। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन था स्प्रिंग फोर्स से, या फिर मैं बोल सकता हूँ इट इज फ्रॉम द वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, ठीक है ना, इतनी बात, वर्क एनर्जी पावर या स्प्रिंग सिस्टम बोल सकते हो आप, इलास्टिसिटी बोल सकते हो आप, इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द चैप्टर, बट हम बोलेंगे मैकेनिक्स था, राइट। तो मैकेनिक्स से हमने सॉल्व कर दिया इसको बहुत आसानी से, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत टिपिकल था। अगर आप पहली बार में इसको पढ़ोगे शायद से पहली बार में समझ में ना आए, राइट, बट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। ये बहुत धाकड़ क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं हम लोग क्लास में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने अब तक, ठीक है। जब तक ये एनएससीपी में नहीं आया था ना, तब तक मैंने ऐसा क्वेश्चन सोचा भी नहीं था, मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इस क्वेश्चन में बोला, 2 स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल बॉल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द सीलिंग बाय द नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल। दो स्ट्रिंग्स आपको दिख रही हैं, उन दोनों से आपने स्फेरिकल बॉल्स को लटका दिया, दोनों चार्ज बॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों इक्विलिब्रियम पे तो होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होगी, तो वो आपस में इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट बॉल हैज अ मास m1 and charge q1 while the other ball has mass m2 and charge q2, the two strings subtend an angle of θ1 θ2 with the vertical, then आपको sin θ1 by sin θ2 निकालना है, tan θ1 by tan θ2 निकालना है, राइट। देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई मुझे, मुझे आई कि अब तक ना मैं ऐसे पढ़ता था कि दोनों बॉल्स हॉरिजॉन्टल है, मतलब सेम लेवल पे, राइट, तो उसमें ना दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन ये टेढ़ा डायग्राम बना हुआ है यार, टेढ़ा मतलब ऐसे हल्का सा टेढ़ा हो चुका है डायग्राम, और ये कैसे हुआ होगा, मैंने सोचा ही नहीं है बात, ऐसा भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा एनालाइज किया, इसको सोचा एक बार, तो मुझे क्या समझ में आया, ध्यान से देखो, मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये ना एक्चुअल में यहाँ पे ना, तो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है तुम्हें, इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग ना ऐसा एम जी लग रहा होगा, m1g, और यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा एक, यहाँ पे भी लग रहा होगा m2g, कोई दिक्कत। अब ना तुम ना इसको, इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करो, तो ये वाला एंगल कितना है, θ2, तो m2g का एक कंपोनेंट लो m2g cos θ2, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट लो m2g sin θ2, कोई दिक्कत। वैसे अब इसको एक्सटेंड कर लो आगे, इस वाले एंगल को θ1 बोलो, m1g का ये वाला कंपोनेंट बोलो कितना, m1g cos θ1, और इधर वाला कंपोनेंट बोलो m1g sin θ1। अब मैंने ना सोचा इसको टेढ़ा कैसे हुआ होगा, सोच के देखो, टेढ़ा हुआ होगा टॉर्क लगने की वजह से यार, mg का ना एक टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, जो mg है ना, mg का टॉर्क लगा होगा, और उस टॉर्क ने ये दिक्कत करवाई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब तुम सिंपल सी बात समझो कि जो mg का टॉर्क लगा होगा वो कितना लगा होगा, बताओ जरा एक बार। तो बताएगा, एनीवन। अच्छा चलो ठीक है, टॉर्क की बात नहीं करते, एक और चीज से समझो, ठीक है। टॉर्क तो मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम मुझे ये बताओ बस कि क्या इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, क्या इधर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स, मान सकते हैं सर, बोलो है ना। सर रिपल्सिव फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे, बताओ जरा, रिपल्सिव फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, बोलो है ना, है ना। तो तुम सोच के देखो रिपल्सिव फोर्स का यार, मतलब रिपल्सिव फोर्स तो यार, मतलब ऑब्वियसली बात है वो Q1 Q2 पे डिपेंड करती है, तो वो तो अलग अलग नहीं लगेगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम ऑन बोथ द चार्जेस, इट विल बी k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इनके इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, ये वाले कंपोनेंट एफ ई परपेंडिकुलर और ये भी एफ ई परपेंडिकुलर, विल दे बी इक्वल, यस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या एफ ई परपेंडिकुलर ने m1g sin θ1 को बैलेंस कर रखा है, और इस वाले एफ ई परपेंडिकुलर ने m2g sin θ2 को बैलेंस कर रखा है,
क्या मुझे बोलना चाहिए कि अगर एफ ई परपेंडिकुलर दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है तो क्या m1g साइन थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2g साइन थीटा 2? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ना, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से कि g से g खत्म हो गया, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू m2/m1, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर मैं अगर उसको टॉर्क से बताऊं, देखो m1g साइन थीटा 1 और एफ का जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, m1g साइन थीटा 1 माइनस एफ परपेंडिकुलर का जो टॉर्क लगेगा वो एल लेंथ के साथ लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एल। यस और नो? इक्वल्स टू जितना इसका टॉर्क लगा उतना उधर वाले का टॉर्क लगना चाहिए, m2g साइन थीटा 2 माइनस एफ परपेंडिकुलर इंटू एल। अब देखो एल से एल खत्म, एफ परपेंडिकुलर से एफ परपेंडिकुलर खत्म, तब भी यहाँ से साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 क्या आ रहा है मेरा, 2/m। मुझे लग रहा है दोनों मेथड समझ में आएंगे। टॉर्क को भी इक्वल कर दिया, जीरो कर दिया, और मैंने क्या करा, बिकॉज एफ परपेंडिकुलर इक्वल था तो बैलेंस करने के लिए टॉर्क को, सॉरी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ा। इज दैट क्लियर? तो हमने कौन सी फोर्सेस को बैलेंस करा है भाई, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग इट? आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं आए हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। और मैं एनएसईपी के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो आप प्लीज़ ट्यून रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ कर दीजिएगा। होप बढ़िया होगा, एनएसईपी बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।